यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ नर्सिंग के क्वेश्चन पेपर की, जिसका फॉर्मेट आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों सेक्शन में रहेगा। तो जो भी लोग यहाँ पे अपकमिंग टाइम में HSSC वालों का एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे आपका ANM एग्ज़ाम हो, GNM हो या आपका स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और यहाँ पर हमें जो टेक्निकल सेक्शन है जो पूरा सॉल्व करेंगे, जो कि आपका यहाँ पर ओनली नर्सिंग का है, अदर देन कुछ भी नहीं। सबसे अच्छी चीज़, अब जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे रहेगा, जिससे आपको समझना बहुत ही इजी रहेगा। स्पेशली जो लोग हरियाणा वाले लोग पेपर दे रहे हो, या जिनका झारखंड के लिए एग्ज़ाम हो, या जिनका भी अपकमिंग टाइम में MP के लिए एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए क्वेश्चन है जो हेल्पफुल रहने वाले हैं। आज ऑलरेडी 9 मार्च है जो हो चुकी है, जिनका भी 11, 12, 13 3 दिनों में आपका रेलवे वालों का पेपर होने वाला है। उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपकी तैयारी आई होप सो कि बहुत ही अच्छी चल रही हो। जो भी आपके मन में डाउट हो, आप लोग बेझिझक होके पूछ सकते हैं मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट करके, और कमेंट सेक्शन में भी। और साथ ही साथ जो लोग ग्रुप 5 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अपकमिंग टाइम में मेडिकल नर्सेज हब की तरफ से पूरे के पूरे 20 सेट ऑफ पेपर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो जो भी लोग पेपर्स PDF फॉर्मेट में इंक्लूडेड 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो भी आपको यहाँ पे ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, वो है आपका, विच कंडीशन इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग आउटसाइड द यूट्रस। तो इनमें से कौन सी स्थिति है जिससे निषेचित अंडाणु के गर्भाशय के बाहर क्रियान्वयन को शामिल किया जाता है। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भी आप प्रीवियस पेपर्स लगाते हैं या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उनकी सबसे अच्छी खासियत आपको ये होती है कि लेट से आप, मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करती हूँ, एक बार फिर करती हूँ, कि आपने 4 ऑप्शन यहाँ पे देखे। फर्स्ट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दूसरा है प्लेसेंटा प्रीविया, तीसरा है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, और चौथा है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़। अब यहाँ पर आपको जब ये 4 ऑप्शन आते हैं, तो इन चारों में आपको गायनिक में, इस पूरे पेपर में ही इन चारों ऑप्शन में आपको मे बी 10 क्वेश्चन तक मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इन 4 टॉपिक, दैट मीन्स यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन नहीं कवर होता है, यहाँ पे आपके 4 टॉपिक कवर होते हैं। जो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ वो तो ठीक है, और आपको जहाँ से जो भी नॉलेज मिलता है, लेट से प्लेसेंटा प्रीविया आपने पढ़ा, तो प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में आपको हर एक चीज़ है जो पढ़नी होगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है, ऐसी कौन सी कंडीशन बनती है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग को क्या है, यूट्रस के बाहर जाके, आउटसाइड द यूट्रस है जो जाके क्या होना पड़ता है, इम्प्लांटेशन है जो होता है। तो यहाँ पे सबसे कॉमन है वो क्या है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक क्या है, एक सबसे पहली चीज़, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के एग्जाम्पल हो गए आपके। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लेट से कि आपकी यहाँ पे यूट्रस है, क्या है, यूट्रस है यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में। कहाँ पे, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है आपका, ध्यान से सुनिए। दूसरी चीज़, जब ये फर्टिलाइज्ड जो भी मटेरियल है जाके यूट्राइन लाइन पर, यूट्रस की लाइन पर अटैच हो जाएगा, तो नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहलाएगा। लेकिन जब ये इम्प्लांटेशन है, जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है, उसके बाद जो इम्प्लांटेशन है वो उसी फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पे एम्पुला एरिया में है जो सबसे ज़्यादा है जो होने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पे यदि अटैचमेंट हो गया, अटैच्ड हो गया जो भी कंसेप्शियस मटेरियल है, तो वो कहलाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के यदि साइन आपसे एग्जाम में पूछें कि इसके कॉमन साइन क्या होते हैं, तो इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। क्या है, सीवियर एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, और सोनोग्राफी से ही पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है जो फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में है जो अटैच हो गई है। दूसरा आता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का एक क्लासिकल साइन होता है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है। क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया में होती है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, दर्द नहीं होगा बट वाया वेजाइना है जो क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है जिसमें क्या होगा कि जो सर्विक्स है, प्लेसेंटा है जो जनरली यूट्राइन लाइन से अटैच होगा, लेकिन ये सर्वाइकल एरिया को पूरे तरीके से कवर कर लेगा। मतलब जैसे कि डिलीवरी के दौरान है जो
ये रहा यहाँ पे फीटस का सिर, इसकी जगह ये जो यहाँ पे प्लेसेंटा अटैच्ड है, ये प्लेसेंटा यहाँ ना होके सीधा सीधा आके यहाँ यूट्राइन जो कैप लग जाता है ब्लड का, उसको यहाँ पे आके कवर करता है। तो ये क्या कहलाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और जनरली इसमें होता क्या है कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में दर्द रहित है जो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब होता है कि समय से पहले ही प्लेसेंटा जो यूट्राइन वॉल से अटैच है वो डिटैच होना, मतलब कि छोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण दर्द भी होगा और ब्लीडिंग भी होगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आपके से एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन बन गए। आपको बस यही सीखना है कि आप कहीं से भी किसी भी पेपर से एक क्वेश्चन लगाते हैं तो आपके वहाँ से आप 10 क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस मतलब मानसिक बीमारी के लक्षण यहाँ पे कौन से हैं? ऑप्शन में है आपको एबनॉर्मल चेंजेस इन फीलिंग, एबनॉर्मल चेंजेस इन थिंकिंग एंड परसेप्शन, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, या फिर ये सभी। तो मानसिक बीमारी एक होता है मेंटल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल इलनेस। तो मानसिक बीमारी में आप है जो गलत सलत सोचना स्टार्ट कर देते, आपको फील होता है कि नहीं ये भी मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा। सोचने समझने की आपकी क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है और बहुत सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट भी घटने लगता है, लाइक डिप्रेशन हो गया, मैनिया हो गया, सीजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया। ये सब क्या है? मानसिक बीमारियों के है जो यहाँ पे टाइप हैं। क्या है? टाइप है, मतलब ये डिसीज़ है। लेकिन यहाँ पे इनके लक्षण क्या हो सकते हैं? लाइक जिस किसी को डिप्रेशन होता है तो उसके 3 क्लासिकल साइन होते हैं। 3 क्लासिकल साइन का मतलब यहाँ पे 3 है जो वर्थलेसनेस फील होगा उनको, अपने आप को होपलेसनेस फील करेंगे, हेल्पलेसनेस फील करेंगे, हमेशा सुध-बुध खो के बैठे रहेंगे डिप्रेशन वाले। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं वो डिप्रेशन वालों में ही आते हैं। मैनिया वाला कभी भी अपने आप को हार्म पहुंचाने का नहीं सोचेगा, बाय चांस उसको भले नुकसान हो जाए बट वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर आता है आपका सीजोफ्रेनिया, से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो यहाँ पर मेंटल इलनेस के साइन क्या हो गए? ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच पर्सन इज अवेयर ऑफ प्रॉब्लम एंड सीक रेमेडी। देखिए यहाँ पर मानसिक बीमारी का वह प्रकार जिसमें व्यक्ति समस्या से अवगत होता है, दैट मीन्स उसको पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है और वो अपनी तरफ से या तो खुद डॉक्टर के पास जाएगा या फैमिली वालों को बताएगा कि उसको इलाज की ज़रूरत है। वो क्या होगा? साइकोसिस, न्यूरोसिस, सीजोफ्रेनिया, फिर हंटिंगटन्स डिसीज़। कौन सी बीमारी होगी जिसमें मरीज खुद से कहेगा कि मैं बीमार हूँ और मुझे अपने लिए है जो दिखवाने की ज़रूरत पड़ रही है? तो वो हमेशा होगा न्यूरोसिस में। साइकोसिस में मरीज अपनी इलनेस से अवेयर नहीं होगा, लॉस ऑफ इंसाइट हो जाएगा, उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं अता पता रहेगा, ना उसका किसी चीज़ में ध्यान रहेगा। लेकिन यदि मरीज कहता है, मानसिक बीमारी का वह टाइप यहाँ पे पूछा है कि पर्सन को पता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है और वो ट्रीट करवाना चाह रहा है। लेकिन साइकोसिस में इसके जस्ट अगेंस्ट चीज़ें होती है। मरीज़ यदि आपने उसको बोला, किसी भी पर्सन को आप बोलेंगे कि आपको दिखवाने की ज़रूरत है, लेट से उसमें कोई भी इस तरीके की साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, तुरंत बोल देगा कि आप अपने आप को दिखवा के आइए, हम बिल्कुल स्वस्थ तंदुरुस्त हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीवियर मेंटल डिसऑर्डर दैट कैन लीड टू डिसेबिलिटी। इनमें से कौन सा है जो सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है जिसके कारण पर्सन विकलांग भी बन सकता है? मिर्गी, साइकोसिस, न्यूरोसिस या फिर सीजोफ्रेनिया। इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसके कारण मरीज है जो विकलांग भी बन सकता है? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? सीजोफ्रेनिया। क्या होगा? सीजोफ्रेनिया। यहाँ पर मरीज कैटाटोनिया टाइप के सीजोफ्रेनिया में कंडीशन हो सकती है क्योंकि उनकी सभी चीज़ें यहाँ पे जैसे एपिलेप्सी वाले में इंजरी होने के डर रहेंगे, कहाँ उसको कब है जो मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो वहाँ पे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साइकोसिस वाले में डिसेबिलिटी होने के चांसेस कम रहेंगे। न्यूरोसिस वाले में अपनी अवेयरनेस का पता रहेगा, उसको इंटरनल उसको सभी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे वो उसको विकलांगता का कोई रीज़न नहीं होगा। लेकिन सीजोफ्रेनिया वाले में कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया वाले हैं जो इस तरीके से अपना पोज बना के बैठ सकते हैं कि यदि वो लंबे टाइम तक वैसे ही बैठे रहे तो उनको विकलांग होने के है जो चांसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़
हेल्यूसिनेशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, भ्रांति एक विकार है, किसका है? धारणा का, स्मृति का, विचार का कि बिहेवियर का? हेल्यूसिनेशन किस तरीके की मानसिक बीमारी है? तो ये परसेप्शन का, क्या है? परसेप्शन का। गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन हो सकता है, ऑल्फैक्टरी हो सकता है। यहाँ पे आपको हमेशा यही लगेगा, हेल्यूसिनेशन में क्या होगा, रियलिटी तो कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा यही लगेगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन इज द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? हर साल मनाते हैं, हमने इस बार भी मनाया है। कब मनाते हैं हम? ऑप्शन में है आपका 7 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या फिर 18 दिसंबर को। तो एवरी ईयर 10 अक्टूबर को, कब? हर साल है जो हम 10 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और इसके मनाने का रीज़न क्या होता है? मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करने का। तो मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट करने का क्या है जो रीज़न है, वो ये है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेके आप कितने जागरूक हैं, और जागरूकता फैलाने के लिए है जो हर साल क्या है, एवरी ईयर है जो मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं हम। कब? 10 अक्टूबर को। इस बार की थीम थी एक्सेस टू सर्विसेज, मेंटल हेल्थ इज कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। तो यहाँ पे आपको इस बार की थीम है जो याद रखनी है। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन? तो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन कौन सी नहीं है? लोराजेपाम, डाइजेपाम, ऑक्सीजेपाम या फिर एल्प्रेक्स? तो कौन सी है जो यहाँ पे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजापाइन है जो नहीं है? वो है हमारी यहाँ पे डाइजेपाम। क्या है? डाइजेपाम। हमेशा एक चीज़ और याद रखें, जब आपको दोनों फॉर्मेट में पेपर आता है, जब भी आपके आंसर सही कंसीडर किए जाते हैं वो इंग्लिश फॉर्मेट पे किए जाते हैं। भले आपको पेपर का फॉर्मेट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों दे दिया जाए, लेकिन जब भी आप या तो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, आंसर की में आपको आंसर आते हैं, तो हमेशा इंग्लिश सेक्शन को है जो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग अ फियर ऑफ एंटरिंग अनफेमिलियर सिचुएशन। तो जिसको ना आप जानते हैं ना कुछ, वैसी सिचुएशन में यदि आपको भेज दिया जाए तो आपको एक डर लगेगा। वो क्या है? पैनिक डिसऑर्डर, कंपल्सिव, एगोराफोबिया या फिर कन्वर्जन डिसऑर्डर? क्या कहलाएगा? आप जिसको जानते नहीं हो और आपको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जाए कि आपको उनके साथ जाके डिनर करना है या घूमने जाना है, तो आपको सडन एक तरीके का डर लगेगा, वो कहलाता है अगोराफोबिया। क्या है? अगोराफोबिया। एक होता है गेमोफोबिया, मतलब शादी से डर लगना। नावाडे सबको लगने लगा होगा, इस तरीके से न्यूज़ आ रही हैं। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन? तो जो एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ हैं, लाइक हेलोपेरिडोल हो गई, आपकी डिप्रेशन की दवाइयाँ हो गई, सिजोफ्रेनिया की दवाई हो गई, तो इन सभी के कारण इन जो जितनी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं उनके कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है? वजन बढ़ेगा, हेयर लॉस होगा, ड्राई माउथ होगा या फिर नोजिया होगा। क्या सबसे कॉमन देखने को मिलता है? तो एंटीसाइकोटिक दवाओं का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो होता है वेट गेन होना, वजन बढ़ना। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं, याद रखिए आप, ये एग्जाम में आता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम भी देखने को मिलते हैं एंटीसाइकोटिक दवाइयों के साइड इफेक्ट के तौर पर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वजन बढ़ना और वेट गेन। नेक्स्ट वन, अ कोल्ड चेन इज़ यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंसी ऑफ। तो कोल्ड चेन हमने पढ़ा है किसके लिए यूज़ की जाती है? एंटीबायोटिक्स के लिए, वैक्सीन्स, विटामिन्स या फिर हॉर्मोन्स। कोल्ड चेन का मतलब होता है वैक्सीन। वैक्सीन जहाँ पर क्या हुई है? मैन्युफैक्चर हुई है, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्ट होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है, स्टोरेज होना है, एंड देन क्लिनिक, हॉस्पिटल, अलग अलग जगह है जो भेजी जानी है। वैक्सीन का बनने से लेके एडमिनिस्टर होने तक के बीच का जो पूरा सफ़र है वो यहाँ पे मैनेज किया जाता है कोल्ड चेन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वैक्सीन और टीके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन? तो इनमें से प्राइमरी प्रिवेंशन का उदाहरण कौन सा है? अर्ली डायग्नोसिस, रिहेबिलिटेशन, वैक्सीनेशन या फिर सर्जरी? सर्जरी टर्सरी में जाएगा, किसमें? टर्सरी ऑफ केयर में। पुनर्वास, ये आपका आफ्टर
है जो आपको एक तरीके से हमें कह सकते हैं रिहेबिलिटेशन में जाएगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि टर्सरी का मतलब क्या होगा कि आप जब कोई भी बीमारी के एक स्पेसिफिक, लेट से कैंसर के मरीज हैं, आप उसको ट्रीट करने के बाद आपको दोबारा से अपना जीवन अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, तब आपको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अर्ली डायग्नोसिस और प्रोमोट ट्रीटमेंट होता है सेकेंडरी का। सबसे प्राइमरी का पूछा है तो वो होगा वैक्सीनेशन। क्या होगा? वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस, ये सब किसके होंगे? प्राइमरी लेवल ऑफ केयर के। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ वूफिंग कफ? तो खांसी का दूसरा नाम क्या है? इसको मैं बता दूं कि 100 दिन की खांसी भी कहा जाता है, और इसमें बच्चा लाइक कंटिन्यूसली बार्किंग कफ जिसको हम कहते हैं उस तरीके से खांसते रहेगा, तो इसको क्या कहा जाता है? पर्ट्यूसिस। क्या कहेंगे हम? पर्ट्यूसिस, 100 दिन की खांसी या फिर वूफिंग कफ। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। क्लियर? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। कॉमनली इसमें बच्चे अफेक्ट होते हैं। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर डायरेक्ट ड्रॉपलेट से फैलती, लाइक छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट उड़ते हैं उससे, और यहाँ पे कॉमनली छोटे बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पे याद रखें वूफिंग कफ, इसका दूसरा नाम है 100 दिन की खांसी, और पर्ट्यूसिस। और इसी वूफिंग की जो यहाँ पे कफ है, इसकी जो वैक्सीन आती है पर्ट्यूसिस वैक्सीन, जो डीपीटी में कंटेनिंग वैक्सीन होता है पर्ट्यूसिस कंटेंट, जिन बच्चों को एपिलेप्सी की शिकायत होती है उनको ये पर्ट्यूसिस कंटेंट अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इसके कारण और ज़्यादा बच्चे की कंडीशन डिटोरिएट हो सकती है। तो याद रखें 100 दिन की खांसी, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस, इसका कॉज है मतलब जो रीज़न है वो होता है एक बैक्टीरिया बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ट्रीटमेंट में जब बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। मोस्ट ऑफ द केस में बच्चों को ज़्यादा अफेक्ट करती है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। नेक्स्ट वन, टाइप ऑफ बीसीजी वैक्सीन है। तो बीसीजी वैक्सीन किस तरीके की वैक्सीन है? संयोजित वैक्सीन है, लाइव अटेन्यूएटेड है, ट्रिपल वैक्सीन है या फिर किल्ड वैक्सीन है। तो बीसीजी किस तरीके का टीका है? तो बीसीजी है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। किसके लिए दी जाती है बीसीजी का टीका? जीवित म्यूटेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पर लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन और बीसीजी दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। कब दी जाती है? जन्म के समय, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली इंट्राडर्मल रूट से सिंगल वैक्सीन है। विटामिन के दिया जाता है इंट्रामस्कुलरली बच्चे को। साथ ही साथ यहाँ पे विटामिन के अलावा हेपेटाइटिस बी का टीका भी दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन है जो लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। यदि जन्म के समय नहीं दे पाए तो विदिन 1 ईयर के अंदर तक इस वैक्सीन को दिया जा सकता है, और 20 साल के लिए ट्यूबरक्लोसिस से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है वैसिलाई कालमेटी यूरिन। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। तो कोई भी बीमारी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में है तो वो क्या है? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या कोई नहीं। बहुत सिंपल है, कहलाता है एंडेमिक। क्या है? लेट्स से कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, लेट्स से कि आप सागर ज़िले में रहते हैं, इंदौर ज़िले में रहते हैं। जैसे अभी इंदौर में बीच में हुआ था डायरिया के केस, बहुत सारे बच्चों की जान भी गई थी। तो वो क्या था? एक एंडेमिक था, क्योंकि पूरे इंदौर को उसने अफेक्ट नहीं किया था, पूरे इंदौर को अफेक्ट नहीं किया था, एक एरिया वाइज यहाँ पे अफेक्ट हुआ था। तो यहाँ पे भी कहा है कि जियोग्राफिकल एरिया में जो एक बीमारी होती है वो क्या होगी? यहाँ पे एंडेमिक। लेकिन यदि वही बीमारी पूरे भारत में फैल जाए तो फिर वो कहलाएगी एपिडेमिक, और पूरे वर्ल्ड में फैल जाए तो वो कहलाती है पेंडेमिक। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है? एंडेमिक। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट टाइम ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस इंसर्शन इज। तो आईयूडी लगाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बिटवीन 3 to 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिफोर 3 to 7 डेज ऑफ साइकिल, विदिन 14 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर एट टाइम ऑफ डिलीवरी। कब है जो आईयूडी लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है जो माना गया है? तो वो होता है बिटवीन 3 to 7 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यदि आपके पीरियड्स आए हुए 3 से 7 दिन हो गए हैं, मतलब आए हुए का मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, यदि थर्ड डे आपका चल रहा है पीरियड्स का,
तो उसमें आईयूडी लगवा सकते हैं। 3 से 7 दिनों के बीच में लगवाना है जो सबसे सही समय माना जाता है। नेक्स्ट वन इज, और आईयूडी का सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट एग्ज़ाम में आता है, अलग अलग टाइप की आती हैं, 10 साल के लिए, 3 साल के लिए भी आती हैं। तो यहाँ पे इसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट पहला तो होता है ब्लीडिंग, क्या है, ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और दूसरा होता है पेन, क्या है, पेन। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर वॉज द कोल्ड चेन सिस्टम डेवलप्ड अंडर इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो भारत का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें कोल्ड चेन को है जो कब ऐड किया गया था, 1974 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1992 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्या है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम कब आया था, ये आया था 1985 में। अब वैक्सीन के रखरखाव के लिए जो जरूरी है वो क्या होती है, कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला प्रणाली, क्या है, शीत श्रृंखला प्रणाली और कोल्ड चेन। तो इसके लिए यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1985 में जब ये प्रोग्राम आया था उसी टाइम पर इसमें कोल्ड चेन को भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज, और यहाँ पे याद रखें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की टोटल कवरेज ऑफ 12 डिसीज़ हैं। पूछें तो कितनी बीमारियां हैं यहाँ पे इसके कवरेज में, 12 बीमारियां। कौन सी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस जिसको हम डीपीटी कहते हैं, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, सीवियर चाइल्डहुड ट्यूबरक्लोसिस जिसके लिए बीसीजी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया जिसके लिए एचआईवी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा भी दी जाती है, न्यूमोकोकल निमोनिया, रोटावायरस, डायरिया, रोटावायरस है जो यहाँ पे कॉमन कॉज है डायरिया के लिए छोटे बच्चों में, तो इसके लिए रोटावायरस वैक्सीन है जो दी जाती है ओरली 5 बूंद। फिर आता है यहाँ पर कहीं किसी एरिया में जैपनीज इंसेफेलाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी। और जब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीन का खर्चा कौन उठाता है, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो भी वैक्सीन है गवर्नमेंट में वो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है जो प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज एसोसिएटेड विथ लिम्फोसाइटोपनिया इज। सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो लिम्फोसाइटोपनिया के साथ में होगी, एड्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, वायरल हेपेटाइटिस, कौन सी होगी, तो यहाँ पर वो होगी एड्स, एचआईवी एड्स। लिम्फोसाइटोपनिया, लिम्फोसाइटोपनिया एचआईवी के साथ होने के चांसेस क्यों रहेंगे, क्योंकि इसमें CD4 टी सेल्स का काउंट कितना जाता है, 200 से भी नीचे, कितना, बिलो 200 से भी नीचे जाती हैं CD4 टी सेल्स काउंट। लिम्फोसाइटोपनिया की बात की जा रही है तो यहाँ पे जो हमारी लड़ने वाली सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे कम होने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिम्फोसाइटोपनिया के साथ में एचआईवी एड्स होने के चांसेस हैं जो बढ़ जाएंगे। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू, तो जो यूटीआई होने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा किसके कारण हैं, बैक्टीरियल स्प्रेड फ्रॉम ब्लड, डिसेंडिंग इन्फेक्शन, असेंडिंग इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक्स, किसके कारण है, जो कॉमनली क्या हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। तो यूटीआई होने का है जो रीज़न होता है वो होता है असेंडिंग इन्फेक्शन। कौन से, असेंडिंग इन्फेक्शन। महिलाओं में कंपेयर टू पुरुष के, मतलब फीमेल में कंपेयर टू मेल के है जो क्या है, सबसे कॉमन यूटीआई होने के चांसेस है जो रहते हैं। यहाँ पे इसका रीज़न ये है, महिलाओं में क्या होता है, शॉर्ट यूरेथ्रा होता है, ये एक मेन रीज़न है। दूसरा, महिलाओं का जो यूरेथ्रल एरिया है और जो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्राइवेट एरिया है जैसे वेजाइना के थ्रू जो म्यूकस सीक्रेशन वगैरह होता है उसके कारण वहाँ पे क्या रहता है, लिक्विडिटी रहती है, लुब्रिकेशन रहता है, जिसके कारण बैक्टीरियाज को पनपना क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है कंपेयर टू मेल के। तो महिलाओं में यूटीआई होने के चांसेस है जो ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वो होगा असेंडिंग इन्फेक्शन। असेंडिंग इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जो भी बैक्टीरिया हैं अपवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पार्ट से लेके डाउनवर्ड की तरफ है जो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे कॉमनली क्या है,
सबसे कॉमनली है जो होने का चांसेस होता है वो होता है असेंडिक इन्फेक्शन और आरोही संक्रमण। जैसे यहाँ पे यूरेथ्रा टू ब्लैडर, मतलब डायरेक्ट आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आपकी यूरेथ्रल एरिया से जो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा वो यहाँ पे कहलाएगा असेंडिंग इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द नॉर्मल हार्ट रेट एट बर्थ। तो जन्म के समय बच्चे की है जो हृदय गति क्या होती है, 120 से 160, 100 से 120, 160 से 180 या फिर इट्स ऑलवेज लेस देन 100। 100 तो नहीं होती है, तो यहाँ पर 120 से 160 ये क्या है, कॉमन है। क्या है, सबसे कॉमन और आइडियल हार्ट रेट है किसकी, बच्चे की एट द टाइम ऑफ बर्थ। नेक्स्ट वन इज नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर के लिए कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है जिसके कारण होता है रूमेटिक फीवर, क्लेबिसेला, मोनोकोकस, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्टेफाइलोकोकस। तो सबसे कॉमनली किसके कारण होता है ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण। रूमेटिक फीवर का मेन रीजन क्या है, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द मंगोलियन स्पॉट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न बेबी की पीठ पर आपने लाइक डार्क ब्लूइश कलर के हैं जो पर्पल कलर के स्पॉट्स देखे होंगे, न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। और कहीं कहीं पर मान्यता रहती है कि भगवान ने इन बच्चों को ज़बरदस्ती धरती पर भेजा है, एक मिथ है। तो यहाँ पर मंगोलियन स्पॉट को लेके गलत स्टेटमेंट कौन सा है, डिसअपियर इन अबाउट अ ईयर, आर इंडिकेटिव ऑफ पेरेंटल अब्यूज, दे आर फ्लैट ग्रे ब्लू इन कलर, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ डार्क स्किन्ड बेबी। तो यहाँ पर इसको लेके जो गलत धारणा है वो क्या है, गलत स्टेटमेंट क्या है। सही तो ये है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने आप है जो डिसअपियर हो जाते हैं। दूसरा, फ्लैट होते हैं, ग्रे ब्लू कलर के होते हैं, और बेबी के जो डार्क स्किन्ड बेबी उनमें ज़्यादा हैं जो विजुअलाइज देखने को मिल सकते हैं। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कहीं पे भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ दी बटक्स में और बैक में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पेरेंटल अब्यूज़ की निशानी नहीं है, पेरेंटल दुर्व्यवहार का ये सूचक है जो नहीं होता है, क्योंकि जो यहाँ पर एट द टाइम ऑफ बर्थ मंगोलियन स्पॉट है वो विदिन 1 ईयर में अपने आप है जो सबसाइड हो जाते हैं। दूसरी चीज़, पेरेंटल अब्यूज़ में है जो बच्चे को मंगोलियन स्पॉट नहीं आएंगे, वो इंजरी वाले साइन अलग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन, पेरेंट ब्रॉट अ 4 month old टू OPD विथ लेथार्जी, विच अमंग द फॉलोइंग फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इन चाइल्ड। बच्चे में फ्लूइड की कमी है, ये यहाँ पे कौन सा लक्षण है जो बताएगा। 4 महीने का बच्चा है, OPD में आया है, तो यहाँ पर OPD में उस 4 महीने के बच्चे में आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे में फ्लूइड की कमी हो गई है। सनकैन फॉन्टेनल से, ड्रिंकिंग वाटर से, इंक्रीज्ड BP से या इनफ टीयर से। यदि बच्चे में पानी की कमी है तो बच्चा रोएगा भी तो आंखों से आंसू नहीं आएंगे, BP उसका लो होगा, ईगरली वो पानी मांगने की हालत में नहीं होगा। यहाँ पे क्या रहेंगे, फॉन्टेनल है जो सनकैन फॉन्टेनल का मतलब है जो बच्चों में 4 महीने का बच्चा है ऑलरेडी जो फॉन्टेनल क्लोज होते हैं वो 18 महीने में होंगे क्लोज, तो यहाँ पे वो क्या रहेंगे, लाइक वल्जिंग टाइप देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सनकैन फॉन्टेनल और चपटी फॉन्टेनल। नेक्स्ट वन इज फेलियर ऑफ द फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू। तो जन्म के समय है जो फिजियोलॉजिकल तरीके से फोरामेन ओवल क्लोज हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली विदिन 1 वीक में क्लोज हो पाता है। तो फोरामेन ओवल है जो यदि क्लोज ना हो तब क्या होगा, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरीज। आपने बहुत सारे लोगों में सुना होगा बच्चे के दिल में छेद है। तो फोरामेन ओवल यदि समय से के साथ बंद नहीं हो पाता है तो वो कहलाता आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और ASD एक होता है PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके लिए यदि आपको एक ड्रग पूछी जाती है इसको क्लोज करने के लिए तो बहुत ही इंडोमेथासिन कॉमन ड्रग है जो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट अपीयरिंग ऑफ टीथ इन चाइल्ड। बच्चे में पहले दांत आते हैं, उनको जो बच्चे के प्राइमरी टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं,
तो पहले कौन से होते हैं, प्रीमोलार, इंसीजर, कैनाइन या फिर थर्ड मोलार। तो यहाँ पर बच्चे में जो पहले दांत आते हैं वो होते हैं इंसीजर। फ्रंट के जो टीथ होते हैं बच्चों में वो सबसे कॉमनली आते हैं पहले। नेक्स्ट वन, चाइल्ड हु इज अफेक्टेड विथ वेल्स पाल्सी, मॉइस्चरिंग ऑफ द अफेक्टेड आइज हैज़ टू बी डन टू प्रिवेंट। बच्चे को यदि वेल्स पाल्सी है, वेल्स पाल्सी में 7th क्रेनियल नर्व, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं, वो अफेक्ट होने के कारण ही कंडीशन बनती है। वेल्स पाल्सी में आँखों के लिए मॉइस्चराइज रखा जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसको केरेटाइटिस से बचा सकते हैं, रेटिना को डैमेज होने से बचा सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस से बचा सकते हैं, फिर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड्स, पलकों जो लटकी टाइप रहेंगी उससे बचा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि बच्चे को वेल्स पाल्सी हुआ है तो आप उसकी आंखों को मॉइस्चराइज रखते हैं तो आप उसको केरेटाइटिस से बचा सकते हैं। और जब भी आप बच्चे की आंख है जो क्लीन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, तो हमेशा आपको इनर टू आउटर कैंथस ही क्लीन करना है, मतलब अंदर से बाहर की तरफ। बाहर से अंदर करेंगे तो जो बाहर बैक्टीरिया है वो आँख के अंदर जाएगा, वो अंदर से बाहर की तरफ क्लीनिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर बच्चे को यदि वेल्स पाल्सी हुआ है तो 7वें नंबर की जो क्रेनियल नर्व होती है उसके कारण होगा। तो यहाँ पर आँखों को मॉइस्चराइज रख रहे हैं आप, तो किससे प्रिवेंट कर रहे हैं, केरेटाइटिस से। नेक्स्ट वन, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल जॉइंटिस। तो न्यूनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज़ की जाती है, फिनोबार्बिटोन, बेटामेथासोन, डाइज़ेपाम या फिर कैल्शियम ग्लूकानेट, कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी? तो जो बेटामेथासोन है ये तो लंग्स मैच्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है। किसके लिए? लंग्स मैच्योरिटी के लिए यूज़ की जाएगी। यहाँ पर जो जॉइंटिस वाले बच्चे हैं उनमें सबसे क्लासिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हम वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा क्या, फोटोथेरेपी। क्या है? फोटोथेरेपी। जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए सबसे कॉमन यूज़ किया जाने वाला ट्रीटमेंट होती है फोटोथेरेपी। अब यहाँ पे यदि ड्रग की बात करें हम तो वो होती है फिनोबार्बिटोन। क्या है? फिनोबार्बिटोन है जो ड्रग है जो यूज़ की जाती है न्यूनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट वन इज, विच इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो यहाँ पर इन्फेक्शन को प्रिवेंट आपको करना है तो कौन सा है जो सबसे अच्छा पॉइंट होगा, यूज़ ऑफ ग्लव्स, हैंड वॉशिंग, वियरिंग द मास्क या फिर आइसोलेशन। क्या सबसे अच्छा होगा जिससे आप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्शन फैलता है उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे अच्छा पार्ट होगा हाथ धोना। हैंड वॉशिंग से क्या होगा कि जो चेन होती है इन्फेक्शन को कॉज करने वाली वो ब्रेक होती है, ब्रेक होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन को आप इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हैंड वॉशिंग है जो नर्सिंग में सबसे कॉमन टूल यूज़ किया जाता है, किसको, इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना है। तो नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यदि मरीज के एयरवे में कुछ फंसा हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन, परफॉर्म CPR, ओपन द एयरवे या फिर एडमिनिस्टर एड्रेनालिन। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, तो वो होगा ओपन द एयरवे। ओपन द एयरवे का मतलब है यहाँ पे कि आप मरीज को, यदि आप डायरेक्ट ऑक्सीजन देने लगे लेकिन एयरवे में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ऑलरेडी है तो वो ऑक्सीजन जाएगी नहीं। आपके मन में यही आएगा ना। तो जैसे लेट से ये है जो एयरवे पाइप है, ट्रकिया हो गई, यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे यदि किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है और आपने यहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई की लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वो सप्लाई है जो अंदर नहीं पहुँच पाएगी तो बेसलेस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, एयरवे ओपन करेंगे। नेक्स्ट वन, विच सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक एंड कॉमनली यूज्ड फॉर IV रिहाइड्रेशन। तो इनमें से रिहाइड्रेट करने के लिए, पुनर्जलीकरण के लिए कौन सा सॉल्यूशन है जो इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन में है आपको 0.45% सलाइन, 0.9% सलाइन,
डेक्सट्रोज 5% इन द वाटर या फिर 3% द सलाइन। तो IV रिहाइड्रेशन के लिए जो सबसे कॉमन इस्तेमाल होता है वो होता है 0.45% सलाइन। क्या है? 0.45% सलाइन। सॉरी 0.9% सलाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? बी। सबसे कॉमन यदि लेट्स से किसी को डायरिया होता है, किसी को वॉमिटिंग वगैरह होती है, तो यहाँ पे उसको फ्लूइड है जो एडमिनिस्टर किया जाना है, तो सबसे कॉमनली इस्तेमाल होता है 0.9% सलाइन। नेक्स्ट वन, विच इज़ द प्राइमरी ऑर्गन अफेक्टेड इन पाइलोनेफ्राइटिस। तो पाइलोनेफ्राइटिस में सबसे कॉमन ऑर्गन कौन सा अफेक्ट होगा? लीवर, किडनी, लंग्स या पैंक्रियाज। नेफ्रॉन जुड़ गए तो आपके मन में हमेशा एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि नेफ्रॉन की बात की जा रही है तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे किडनी की बात की जा रही है। क्या है? किडनी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? किडनी। सबसे कॉमनली जो अफेक्ट होंगे पाइलोनेफ्राइटिस में वो क्या होंगी? हमारी किडनी। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है एक तरीके से UTI ही, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होगा किडनी में। और इसका कॉमन रीज़न होता है क्या? बैक्टीरिया इकोलाई असेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। ये मैंने जस्ट अभी बताया है आपको कि असेंडिंग फ्रॉम द ब्लैडर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? कॉमनली पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब है किडनी में होने वाला इन्फेक्शन, और इसके कारण किडनी में होने वाले इन्फेक्शन के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो होता है कॉमनली इकोलाई। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ वुंड हीलिंग अकर्स व्हेन अ वुंड क्लोज्ड विथ सूचर। यहाँ पे कौन सा प्रकार का घाव भरना तब होता है जब एक घाव को टाँकों से बंद किया जाता है। यदि किसी को चोट लग गई है, वहाँ पे डायरेक्ट हीलिंग नहीं हो पाती है तो सूचरिंग की जाती है। तो जो क्लोज्ड किया जा रहा है घाव सूचर्स के साथ में, तो उनकी जो हीलिंग होती है वो कौन सी है? प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी, टर्सरी या फिर डिलेड इंटेंशन, कौन सी होगी? तो ये कहलाएगा प्राइमरी इंटेंशन। विच टाइप ऑफ वुंड हीलिंग अकर्स व्हेन अ वुंड इज क्लोज्ड विथ सूचर। यदि किसी भी घाव को सूचर्स के साथ क्लोज किया जा रहा है तो क्या कहलाता है? प्राइमरी इंटेंशन। वन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। दिमाग का कौन सा भाग है, जो मस्तिष्क का कौन सा भाग है शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेब्रम। तो दिमाग का वो हिस्सा जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है वो है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज विच ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट एनाफ्लेक्टिक शॉक। एनाफ्लेक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है? इमरजेंसी सिचुएशन है, यदि समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर होगा आपका एड्रेनालिन। क्या होगा? एड्रेनालिन है जो एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर यूज़ की जाती है एनाफ्लेक्टिक शॉक के केस में। एनाफ्लेक्टिक शॉक में जो IgE है वो हमारी है जो बहुत हाई लेवल पे जाती हैं, और एनाफ्लेक्टिक शॉक है जो एक तरीके की मेडिकल सिचुएशन है। और एक और चीज़ याद रखें कि यदि आपको कोई इमरजेंसी ड्रग पूछें जो इसमें दी जाती है तो वो है ओनली एड्रेनालिन। नेक्स्ट वन, विच नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑफ पेशेंट डेटा। तो ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रक्रिया के किस चरण में रोगी के डेटा का संग्रह किया जाता है? डायग्नोसिस में, प्लानिंग में, असेसमेंट में कि इम्प्लीमेंटेशन में। अब यहाँ पे आप याद रखिए कि आपको सीधा सीधा क्या पूछा है? नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप आपको पता होंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। तो आप इजीली यहाँ पे आपको आंसर आएगा। सबसे पहले किया जाता है डेटा असेसमेंट। क्या किया जाता है? डेटा कलेक्ट किया जाता है असेसमेंट में। इसमें एक होता है सब्जेक्टिव डेटा, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। कौन सा? सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा यहाँ पे आपका रहेगा। फिर इसके बाद होता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद की जाती है प्लानिंग। प्लानिंग के बाद यहाँ पे होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है हमारा एवाल्यूएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? असेसमेंट ऑफ डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा किस पार्ट का हिस्सा है? सबसे फर्स्ट स्टेप का हिस्सा है।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा असेसमेंट और आकलन में जो भी चीज़ें आपने प्लान की हैं, गोल जिसको हम कहते हैं, अब वो जो भी आपने गोल बनाया है जो मरीज़ की केयर करते हैं वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। अब आपने केयर कर दी पेशेंट की, मरीज़ में किस तरीके का सुधार हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, तो वो सब कहलाता है इवालुएशन। नेक्स्ट इज विच पल्स साइट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इमरजेंसी में कौन सी नाड़ी है जो सबसे पहले चेक की जाती है, रेडियल, ब्रेकियल, कैरोटिड या फिर फीमोरल आर्टरी। तो यहाँ पर सबसे कॉमनली कौन सी पल्स साइट चेक की जाती है स्पेशली इमरजेंसी में, तो होती है कैरोटिड। नेक के यहाँ पे है जो सबसे पहले चेक किया जाता है। कभी भी आप पल्स चेक करते हैं तो अपने थंब का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे आपके थंब की पल्स भी काउंट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इमरजेंसी सिचुएशन में कैरोटिड एडल्ट में, लेकिन इन्फेंट में पूछें तब एपिकल। याद रखना है इन्फेंट में पूछें तो चेस्ट के यहाँ जो एपिकल पल्स है वो, और बच्चों में जो बड़े बच्चे हैं या एडल्ट हैं तो उनमें कैरोटिड। नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज़रूरी विटामिन कौन सा है, विटामिन ए, B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरत होती है विटामिन डी की, इसकी विटामिन डी की। आप कैल्शियम खूब खाते हैं लेकिन आप धूप में नहीं बैठते या विटामिन डी की हमारे शरीर में कमी है, तब यहाँ पे क्या आपको कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है विटामिन डी। आयरन के लिए ज़रूरी है विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द करेक्ट एंगल फॉर इंसर्टिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कितने डिग्री पे इंसर्ट किया जाता है, 10 से 15 पे तो इंट्राडर्मल होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल पर। कितने पे, 90 डिग्री के एंगल पर। और यहाँ पे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो भी मेडिकेशन इरिटेटिंग होती है, टिश्यू को इरिटेट करती हैं, तो उनके लिए जेट ट्रैक मेथड अपना के भी इंजेक्शन है जो दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ शॉक इज कॉज्ड बाय सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण कौन सा शॉक होगा, कार्डियोजेनिक, हाइपोवोलेमिक शॉक, एनाफ्लेक्टिक शॉक या फिर न्यूरोजेनिक शॉक। तो जो यहाँ पर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के कारण होने वाला शॉक है वो कौन सा होगा, वो होगा एनाफ्लेक्टिक शॉक। क्या होगा, एनाफ्लेक्टिक शॉक। यदि फ्लूइड लॉस होता है उसके कारण होगा, लेट से किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो जाए बहुत ज़्यादा, तब हाइपोवोलेमिक शॉक होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स कॉमन कल्चर। बहुत सारे लोग कॉमन कल्चर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वो क्या है, सोसाइटी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, सोशल क्लास है। क्या कहलाएगा, कहलाती है सोसाइटी। क्या होगी, सोसाइटी। ग्रुप ऑफ पीपल पूछा है यहाँ पे, क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह जो कॉमन कल्चर फॉलो करता है वो कहलाती है सोसाइटी। नेक्स्ट वन हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के जनक कौन है, कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्त कॉम्टे। क्या है, अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट वन व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टेम्पररी लूजनिंग ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। अस्थायी रूप से शिथिल संगठित लोगों के समूह के लिए एक शब्द क्या है, टेम्पररी लूज्ड ग्रुप है। टेम्पररी लूज्ड ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा, क्राउड, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन या फिर फैमिली। फैमिली टेम्पररी नहीं होती है तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा, फैमिली टेम्पररी नहीं होती, परमानेंट होती है, तो ये गलत हो गया। इंस्टीट्यूशन भी टेम्पररी नहीं है, यहाँ पे जो स्टूडेंट है एटलीस्ट 4 साल 3 साल तक तो एडमिशन लेके रहते ही हैं। कम्युनिटी भी टेम्पररी नहीं है, यहाँ पे कहा है कि टेम्पररी है और इधर उधर घूमते हुए लोग हैं, तो वो कहलाती है भीड़। इसको हम कहते हैं क्राउड, जनसमूह और क्राउड। क्योंकि लेट से कहीं पर भी सभा हुई तो वहाँ पे जो भी लोग जुड़े उनको बांध के तो कोई रख नहीं रहा, ना कोई उनका एक तरीके से यहाँ पे आप बस आते जा रहे हो, जैसे ही सभा खत्म हुई आप भी उठ के निकल लिए, तो वो कहलाती है क्राउड। नेक्स्ट वन विच इज़ अ कॉमन हेल्थ इशू इन रूरल कम्युनिटीज़। तो ग्रामीण एरिया हैं, जो ग्रामीण समुदाय हैं, उनमें सामान्य स्वास्थ्य समस्या कौन सी है,
कॉमन हेल्थ इशू के अर्बनाइजेशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर एक्सेस, ओवर क्राउडिंग या फिर हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर गांव में आजकल पॉपुलेशन आपको कम देखने को मिलेगी कंपेयर टू शहरों में ज़्यादा जनता है, शहरों में ज़्यादा जनता है। ओवर क्राउडिंग नहीं है यहाँ पर, तो सी और डी तो दोनों ही नहीं होंगे। यहाँ पर गांव में जो हेल्थ केयर एक्सेस है, जो स्वास्थ्य देखभाल तक की जो कमी है वो यहाँ पे है। गांव के लोग हॉस्पिटल बहुत कम पहुँच पाते हैं। एक हो सकता है दूर हो हॉस्पिटल, दूसरा कम अवेयरनेस हो अपनी बीमारी को लेके, तो ये भी डर लगता है कि डॉक्टर कुछ का कुछ और ना कर दें। तो यही रीज़न है ग्रामीण समुदायों में सामान्य स्वास्थ्य समस्या क्या है कि वो लोग स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच नहीं पाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट टर्म डिस्क्राइब एन इंडिविजुअल्स यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। किसी भी पर्सन का यूनिक है, उसका क्या विशिष्ट विशेषताएं, उसका बिहेवियर, उसका एक्सपीरियंस और अनुभव, हर एक पर्सन की ये चीज़ इंडिविजुअल होती है। तो क्या है, पर्सनालिटी, स्टेटस, रोल या फिर आइडेंटिटी। यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर किसी भी पर्सन के स्पेशल लक्षण है, उसका व्यवहार है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसने अपने जीवन में अभी तक अचीव किया है, वो कहलाता है क्या, उसका पर्सनालिटी होगी, स्टेटस होगा, रोल होगा कि आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर ये होगा आपका स्टेटस। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर, पैंक्रियाज, किडनी या फिर स्टमक। तो बहुत सिंपल है, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज है जो यहाँ पे हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स होती हैं, तो यहाँ पे कौन होगा, बीटा सेल्स। नेक्स्ट वन इज लैंगर यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इन द ब्रेन। तो सेरिबेलम का मस्तिष्क में क्या काम है, मेमोरी इकट्ठी करना, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन, विजन प्रोसेसिंग या फिर इमोशनल रेगुलेशन, क्या होगा। तो वो होता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, सेरिबेलम। ये क्वेश्चन एग्जाम में जीएमसीएच में आया हुआ है, एचएसएससी में भी आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है, नॉरसेट में भी आया है, इवन रेलवे में भी आया है। तो ये क्वेश्चन याद रखिए कि हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन और बैलेंस दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट वन, विच ऑर्गन इन द बॉडी इज लार्जेस्ट ऑर्गन एंड प्लेस क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस पेपर के। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है, लीवर। क्या है, लीवर है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। पूरी बॉडी की गंदगी को छान के कौन बाहर निकालता है, तो वो है लीवर। तो हमारा आंसर क्या होगा, यकृत या फिर लीवर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का उद्देश्य क्या है, पंपिंग ऑफ ब्लड, फाइटिंग इन्फेक्शन, डाइजेशन ऑफ फूड या फिर रेगुलेटिंग हार्मोन लेवल। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए है, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिम्फोसाइट, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब संक्रमण से लड़ने के लिए है। किससे, संक्रमण से लड़ने के लिए। सर्कुलेटरी होता तो पंपिंग ऑफ ब्लड कहते, डाइजेस्टिव होता डाइजेशन ऑफ फूड होता, हार्मोन्स के लिए कहते हैं हम, तो एंडोक्राइन सिस्टम होता। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम किसके लिए, फाइटिंग फॉर द इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एल्वुलाई इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एल्वुलाई का रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, पंपिंग करना ब्लड को, या फिर स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे ट्रैकिया के बाद ये हमारी ट्रैकिया रही, लेफ्ट लंग, राइट लंग। अब यहाँ पे हो गई ब्रोंकाई, ये हो गए ब्रोंकियोल, और छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स होते हैं, एयर सैक्स जिनको हम कहते हैं, कहलाते हैं एल्वुलाई। अब इन एल्वुलाई का क्या काम होता है, तो इन एल्वुलाई का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना। क्या है, CO2 का एक्सचेंज करना। ओनली ऑक्सीजन बस थोड़ी है लेके जाएंगे, जो ऑक्सीजन अंदर गई है उसको
CO2 को बाहर निकालने का भी काम करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे होगा आपका बी। नेक्स्ट वन इज विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किस हार्मोन के कारण आते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन। फीमेल में हम कहें तो एस्ट्रोजन, मेल में कहें तो टेस्टोस्टेरोन। मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आवाज़ का भारी होना, अंडर आर्म्स में और यहाँ पर जेनाइटल एरिया में बालों का आना, अडाम्स एप्पल जो नेक के यहाँ पर है वो है जो उभरा हुआ दिखना, ये सभी क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। चेस्ट पर बाल आना, तो ये सभी द्वितीयक यौन लक्षण हैं और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मसल इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो कौन सी मांसपेशी है जो स्वैच्छिक नियंत्रण के अधीन होती है? स्मूथ मसल, कार्डियक, स्केलेटल या फिर स्ट्रिएटेड मसल। तो वो होती है हमारी स्केलेटल मसल्स। कौन सी? स्केलेटल मसल। विच बोन इज कॉमनली नोन एज द कॉलर बोन। तो कॉलर बोन कहलाती है भाई हमारी क्लेविकल। कौन सी? क्लेविकल बोन हमारे शरीर की एक लौती बोन है जो ट्रांसवर्स वे में है। ट्रांसवर्स का मतलब है पूरा एक तरीके से, इस तरीके से, और कोई बोन ऐसी नहीं है। और यहाँ पे यदि सबसे पहले पूछे जाएं तो ओसिफाइड होने वाली भी, ओसिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से एक दूसरे से अटैच होने वाली, तो वो होती है क्लेविकल बोन ही। नेक्स्ट वन इज स्कैपुला को कहा जाता है शोल्डर बोन, याद रखिए। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो होती है स्टेपस। कौन सी? स्टेपस, कान में पाई जाती है। नेक्स्ट वन, विच इज़ द फंक्शन ऑफ कॉर्निया इन द आई। तो आँखों में कॉर्निया का क्या काम है? कंट्रोल प्यूपिल साइज, रिफ्लेक्ट द लाइट, प्रोड्यूस द टीयर्स या फिर डिटेक्ट द कलर। तो कॉर्निया का हमारी आँखों में क्या काम है? कॉर्निया हमारे आँखों में लाइट रिफ्लेक्शन के लिए हेल्पफुल है, प्रकाश को लंबवत करने के लिए है जो ये ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, ये मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में ही बताया। पहला स्टेप होता है नर्सिंग प्रोसेस का असेसमेंट, दूसरा होता है गोल और प्लानिंग, यहाँ पे आप प्लानिंग भी कह सकते हैं, गोल भी कह सकते हैं। तीसरा होता है डायग्नोसिस, चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा होता है एवालुएशन। नर्सिंग प्रक्रिया का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? वो होता है असेसमेंट और मूल्यांकन करना, जिसमें आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैंड हाइजीन इन नर्सिंग। तो हाथ क्यों हम बार बार धुलते हैं हॉस्पिटल में? रिमूव द ऑडर, मतलब हाथों की जो गंध है उसको दूर करने के लिए, हाथों को साफ करने के लिए, क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए रेडी होने के लिए। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हैंड हाइजीन ज़रूरी है क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब जो इन्फेक्शन की चेन है उसको ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है क्या? हमारे हैंड वॉश करना बार बार। यहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए है जो क्या किया जाता है? हैंड हाइजीन है जो मेंटेन की जाती है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो यहाँ पर निगलने में दिक्कत होने को कहा जाता है डिस्फेजिया। क्या है? डिस्फेजिया। डिस्निया मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी, बोलने में प्रॉब्लम होना तो डिस्फेसिया, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग डिस्फेसिया, और निगलने में दिक्कत होना डिस्फेजिया। नेक्स्ट वन, व्हाट शुड अ नर्स असिस्ट फर्स्ट इन एन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी में सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? एयरवे, सर्कुलेशन, ब्रीदिंग या फिर डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी को काट दीजिए आप पहले। अब इन तीन में से बताइए, ब्रीदिंग चेक करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे कि एयरवे चेक करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले आप एयरवे चेक करेंगे। क्या करेंगे? एयरवे चेक करेंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट हु आर इमोबाइल। मरीज लंबे समय से बेड रिडन है, गतिहीन है, तो उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? स्किन ड्राई होगी उसकी, डायरिया होगा, प्रेशर सोर होंगे या फिर हार्ट रेट बढ़ेगी। यदि मरीज लंबे समय से बेड रिडन है तो उसमें
प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए फ्रिक्वेंटली पोजीशन बदली जाएगी, टाइम टू टाइम मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल किया जाएगा, हर 2 घंटे में पोजीशन बदल दी जाती है ताकि प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट वन, when talking a patient's blood pressure, the first sound heard is known as। जब आप बीपी है जो लेते हैं किसी मरीज का, चेक करते हैं, तो उस दौरान जो पहला हृदय का साउंड होता है वो क्या है? पल्स प्रेशर है, मीन प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर या फिर डायस्टोलिक प्रेशर, क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। जो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है लब कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। प्रेशर कितना होता है नॉर्मली? 120 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक 80। पल्स प्रेशर का मतलब सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी इक्वल टू पल्स प्रेशर। तो 120 नॉर्मल सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक 80 है, माइनस किया आपने तो निकल के आया 40, दैट मीन्स ये नॉर्मल पल्स प्रेशर है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इन्फेक्शन एट एन IV साइट। IV साइट पर संक्रमण के क्या लक्षण हैं? रेडनेस एंड वार्मथ, कूल स्किन, एब्सेंस ऑफ ड्रेनेज या फिर रैपिड पल्स। तो जब भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो रेडनेस होती है, गर्माहट होता है, स्किन गर्माहट रहेगी तो स्किन कूल नहीं होगी, ड्रेनेज भी देखने को मिल सकता है, पस रिलीज हो सकती है, पल्स रेट स्लो हो सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? लालिमा और गर्मी या फिर रेडनेस एंड वार्मथ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? रेडनेस एंड वार्मथ। नेक्स्ट वन, विच न्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर वुंड हीलिंग। तो घाव भरने के लिए ज़रूरत किसकी होती है? घाव भरने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट या विटामिन्स। तो सबसे ज़रूरी होते हैं प्रोटीन्स। क्या होते हैं? प्रोटीन। नेक्स्ट इज, व्हेन यूजिंग अ ब्लड प्रेशर कप, हाउ फार अबव द एल्बो शुड बी प्लेस्ड। तो जब आप रक्तचाप कप का उपयोग करते हैं तो इस दौरान कोहनी के ऊपर कितना दूर रखना है आपको ब्लड प्रेशर का कप? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच या फिर 4 इंच? कितना दूर रखेंगे आप? तो यहाँ पर आपको जो ब्लड का जो कफ प्रेशर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको दूर रखना है एटलीस्ट 2 इंच तक। कितना? फार अबव द 2 इंच। विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज लाइकली टू कॉज कार्डियक अरिथमिया। तो कार्डियक अरिथमिया कौन सा इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस के कारण होगा? हाइपरनेट्रेमिया मतलब सोडियम ज़्यादा हो रहा है, हाइपरकैलेमिया मतलब पोटेशियम ज़्यादा हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया फिर हाइपरकैल्सीमिया। कैल्सीमिया का मतलब है कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल कम हो रहा है। तो किस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण कार्डियक अरिथमिया देखने को मिल सकता है? तो वो होगा यहाँ पर हाइपरनेट्रेमिया के कारण। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड साइट फॉर एन एडल्ट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो एडल्ट में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ पे लगता है? डेल्टॉइड मसल्स में, वास्टस लैटरलिस, ग्लूटियस मैक्सिमस या फिर एब्डोमेन में। कहाँ पर मरीज में? यदि मरीज एडल्ट है, एडल्ट का मतलब आफ्टर 20 ईयर के बाद यहाँ पे कहाँ पे लगा सकते हैं आप? तो वो लगेगा डेल्टॉइड में। कॉमन है यहाँ पर क्या है? डेल्टॉइड। इन्फेंट में पूछें तो वास्टस लैटरलिस। यदि इन्फेंट में पूछते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आप कहाँ पे लगाएंगे तो होंगी वास्टस लैटरलिस मसल्स। नेक्स्ट वन, इन विच एरिया ऑफ द बॉडी वुड यू चेक फॉर कैरोटिड पल्स। कैरोटिड पल्स कहाँ चेक की जाती है? हमेशा नेक के यहाँ पर। कहाँ पर? नेक के यहाँ पर, और गर्दन आप यहाँ पे कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इन्वॉल्व लिसनिंग द बॉडी साउंड। तो इनमें से बॉडी साउंड किस में सुनाई देता है? इंस्पेक्शन में तो ओनली आप ऑब्जर्व करते हैं। पाल्पेशन में आप क्या करते हैं? पाल्पेट करते हैं कि किसी भी ऑर्गन में कोई इन्लार्जमेंट तो नहीं है। परकसन में आप टैप करके देखें। क्या करके देखेंगे? टैप करके देखें। ऑस्कल्टेशन में आप हार्ट और लंग्स का साउंड है जो सुनेंगे बाया स्टेथोस्कोप के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? ऑस्कल्टेशन। नेक्स्ट इज, विच हार्मोन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। तो
तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके बनते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, जब माँ अपने बच्चे को फीड कराती है तो कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करेगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर प्रोलैक्टिन। तो यहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए और मिल्क इंजेक्शन के लिए होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स हार्मोन भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन के लिए होगा, मिल्क बनाने के लिए होगा। प्रोजेस्टेरोन एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अपगार स्कोर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। अपगार स्कोर चेक किया जाता है, एक होता है इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ और विद इन 1 मिनट, और दूसरा होता है 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर अपगार है जो तुरंत क्यों किया जाता है, मैटरनल वेलबींग चेक करने के लिए, न्यूबॉर्न की ओवरऑल हेल्थ के लिए, जेस्टेशनल एज का पता लगाने के लिए कि बच्चा कितने महीने और कितने वीक्स की प्रेगनेंसी जेस्टेशनल पीरियड में पैदा हुआ है, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे तो इसके लिए पार्टोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। अपगार स्कोर है जो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ किया जाता है बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए, इसके लिए बच्चे की ओवरऑल हेल्थ को चेक करने के लिए। इन विच कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया एंड एडिमा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये देखिए 3 चीज़ें बताई हैं, बीपी हाई हो रहा है, प्रोटीनूरिया है, स्वेलिंग है और वो भी प्रेगनेंसी में है। तो क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रीटर्म लेबर, प्री एक्लेम्सिया, प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये कहलाएगा क्या, प्री एक्लेम्सिया। क्या है, प्री एक्लेम्सिया। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर कहलाता है एक्लेम्सिया एंड प्री एक्लेम्सिया। तो प्री एक्लेम्सिया में बीपी बढ़ेगा, प्रोटीनूरिया होगा, स्वेलिंग होगी, लेकिन एक्लेम्सिया में एक्लेम्टिक फिट्स भी आने लगेंगे। प्रीटर्म लेबर का मतलब होता है कि बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन के लेबर पेन आना स्टार्ट हो जाए। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब होता है प्रेगनेंसी में बढ़ने वाला ब्लड शुगर लेवल आफ्टर डिलीवरी के बाद धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया, यहाँ पर प्लेसेंटा यूट्राइन वॉल से अटैच होने की बजाय लोअर सेगमेंट में आ जाए तो वो कहलाता है प्लेसेंटा प्रीविया और इसमें पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ मिडवाइफ इन पोस्टपार्टम केयर। तो यहाँ पर पोस्टपार्टम केयर का मतलब है आफ्टर डिलीवरी के बाद वाली जो केयर है, प्रसव पश्चात जो केयर है वो। तो एज अ नर्स आपका क्या काम होगा, एडमिनिस्टर द पेन रिलीफ, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, असेसिंग मैटरनल एंड न्यूबॉर्न वेलबीइंग या फिर असिस्टिंग विथ ब्रेस्ट फीडिंग। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। 3 तरीके की केयर होती है, एक होती है एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल केयर, मतलब कंसीव करने से लेके लेबर पेन आने के पहले तक जो केयर दी जाती है वो। दूसरी होती है इंट्रापार्टम केयर, मतलब ड्यूरिंग द लेबर वाली केयर जो दी जाएगी। तीसरी होती है आफ्टर डिलीवरी के बाद वाली केयर, उसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम केयर। तो यहाँ पर तीनों तरीके की जो केयर है उसका अपना अलग अलग है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। तो अब जो केयर डिलीवरी के बाद प्रसव पश्चात जो केयर दी जानी है, तो एज अ नर्स आपकी क्या ड्यूटी होगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो। जो भी लोग HSSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए सीरीज़, ANM वालों को PDF, सभी मटेरियल आपको अवेलेबल है। यदि आप PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, PDF चार्जेबल है, आप मेरे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके PDFs ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर।